Good morning students and welcome to my online class। आज मैं आप लोगों को एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिक्स के एक चैप्टर के बारे में बताऊंगी, जो कि है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण संबंध। गुण संबंध के बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। गुण संबंध। मैं नीति देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ से। देखिए कि गुण संबंध होता क्या है। सबसे पहले हम जान लें कि गुण संबंध होता क्या है। सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। हमने देखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम मीन, मीडियम, मोड निकालते हैं। ये सब संख्यात्मक तथ्य होते हैं जिनका हम आसानी से मापन कर लेते हैं। मगर तथ्यों को संख्यात्मक रूप से मापने के लिए सांख्यिकी में उपयोग किया जाता है। तथ्यों को संख्यात्मक रूप से मापने में सांख्यिकी में गुण संबंधों का उपयोग किया जाता है। हमने देखा है कि प्रत्येक व्यक्तियों में कई तरह की विशेषताएं होती हैं, जैसे उनकी ऊंचाई, वजन, रंग, उनकी भाषा, आदत, शिक्षा इत्यादि। इन गुणात्मक विशेषताओं के मध्य सहसंबंध को गुण संबंध कहा जाता है। सामान्यतः तथ्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चर समंक, एक स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल, दूसरे होते हैं गुण समंक, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस प्रकार के तथ्य वह हैं जिनका प्रत्यक्ष व अंकात्मक माप संभव है, जैसे ऊंचाई, भार, आयु, आय, व्यय आदि। इन्हें हम चर समंक कहते हैं। इसके विपरीत कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका अंकात्मक माप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह वर्णात्मक प्रकृति के होते हैं। इन्हें जैसे सुंदरता, साक्षरता, अंधापन, ईमानदारी, बौद्धिक स्तर आदि, इन्हें हम गुण समंक कहते हैं। गुण समंकों की माप केवल उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही की जाती है। गुण संबंध का मापन करने के लिए उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हमको समझ लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणों के आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण को हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, और यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण, दूसरे होते हैं बहुगुण वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण वह होते हैं जब हम एक गुणों को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे व्यक्तियों को हमने बांटा है महिला और पुरुष में। अगर द्वंद्व भाजन वर्गीकरण करना हो तो हमारे पास जनसंख्या है, उसे हम सबसे पहले बांटते हैं स्त्री और पुरुष में। फिर स्त्री को भी हमने दो भागों में बांटा, साक्षर स्त्री, निरक्षर स्त्री। उसी तरह पुरुषों को भी दो भागों में बांटा, साक्षर पुरुष, निरक्षर पुरुष। इस तरह से हम उनको बहुत वर्गों में बांट देते हैं। उसे कहा जाता है बहुगुण वर्गीकरण। इसके बाद हम लेते हैं समग्र। समग्र क्या होता है? इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि या समग्र कहते हैं, और इसे n द्वारा प्रकट किया जाता है। n मतलब ये कुल योग दर्शाता है। उसके बाद हम लेते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक गुण। गुणों की उपस्थिति को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC द्वारा व्यक्त किया जाता है, और गुणों की अनुपस्थिति को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों या फिर ग्रीक अक्षर ABC या अल्फा, बीटा या गामा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तब इन्हें कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक गुण। उसके बाद आता है गुण का संयोजन। जब एक ही समग्र में दो या दो से अधिक गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो हमें दो या दो अधिक गुणों के संयोग भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें गुण संयोग कहते हैं। विभिन्न गुणों के संयोजनों को प्रकट करने के लिए उनसे संबंधित संकेताक्षरों को साथ साथ लिखा जाता है। जैसे यदि साक्षरता को A तथा रोजगार को B द्वारा व्यक्त किया गया है तो चार गुण संयोग हम प्राप्त होंगे हमें। पहला होगा कैपिटल A कैपिटल B, मतलब साक्षरता एवं रोजगार दोनों साथ साथ हैं एक गुण संयोजन में। उसके बाद कैपिटल A बीटा, साक्षरता एवं बेरोजगारी का एक गुण संयोग। फिर है अल्फा और कैपिटल B, निरक्षरता एवं रोजगार का गुण संयोग। फिर है अल्फा और बीटा, निरक्षरता एवं बेरोजगारी।
इस तरह से 4 गुण संयोग हमको प्राप्त होते हैं। अब अगली हम देखते हैं कि वर्गों की आवृत्तियां क्या होती हैं। ऐसे तो हमने स्टैटिक्स में बहुत सारी आवृत्तियां देखी है, पढ़ी हैं, इसमें भी उसी तरीके से उसको रखा जाता है। देखते हैं, प्रत्येक वर्ग में शामिल इकाइयों की संख्या उसकी वर्ग आवृत्ति कहलाती है। वर्ग आवृत्ति को प्रकट करने के लिए संबंधित वर्ग के संकेताक्षरों को सदैव कोष्ठकों के भीतर ही रखा जाता है। जैसे कैपिटल ए का अर्थ है कुल साक्षरों की संख्या, बीटा है बेरोजगारों की संख्या, ए और बी है कैपिटल ए, कैपिटल बी है साक्षर तथा रोजगार युक्त लोगों की संख्या। फिर होता है वर्ग भी इसमें 3 प्रकार से बांटा गया है इसमें वर्गों को। एक होता है धनात्मक वर्ग, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है विपरीत वर्ग। बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले वर्ग गुणों की उपस्थिति को बतलाते हैं और इन्हें धनात्मक वर्ग कहते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए बी। इसके विपरीत गुणों की अनुपस्थिति को व्यक्त करने वाले ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों से बने वर्ग विलोम या ऋणात्मक वर्ग कहलाते हैं। जैसे अल्फा और बीटा। इसके विपरीत कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनमें एक गुण उपस्थित तथा दूसरा गुण अनुपस्थित होता है। ऐसे वर्गों को विपरीत वर्ग कहते हैं। जैसे कैपिटल ए बीटा या अल्फा और कैपिटल बी। अब हम देखेंगे वर्गों की कुल संख्या क्या होती है। n गुणों की स्थिति में वर्गों की कुल संख्या 3n होती है। वर्गों की संख्या में n की संख्या को भी हम सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसे शून्य क्रम का वर्ग कहते हैं। n को हम सम्मिलित जरूर करते हैं, लेकिन हम उसे शून्य क्रम में रखते हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि इसमें 1 एट्रीब्यूट्स और 2 एट्रीब्यूट्स दोनों के आधार पर इसकी गणना की जाती है, वर्गों की कुल संख्या की गणना की जाती है। तो अगर किसी संख्या में एक गुण है, यदि किसी प्रश्न में एक गुण के आधार पर आपको वर्गीकरण करना हो तो आप उसे इस टेबल के हिसाब से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखते हैं हम कि हमने यहाँ रखा है वर्ग का क्रम, वर्ग रखा है और वर्गों की संख्या रखी है। शून्य क्रम में, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि शून्य क्रम में हम n को रखते हैं। n जो होता है समग्र कुल इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ n की वैल्यू 1, वर्गों की संख्या यहाँ 1 दर्शाई गई है। फिर आता है प्रथम क्रम में, क्योंकि ये एक गुण वाला है इसलिए हमने सिर्फ ए को ही चुना है। कैपिटल ए लिया है हमने, या अल्फा लिया है। और यहाँ पर प्रथम क्रम में वर्गों की संख्या हो जाएगी 2, एक कैपिटल ए और एक अल्फा मिलाकर 2। और अगर हम वर्गों की कुल संख्या देखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक गुण के आधार पर हमने वर्गों की कुल संख्या ज्ञात की है। तो यदि हम यहाँ पर 3 के रेस पावर में n की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, इसमें अगर n की जगह पर 1 रखा जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 3, क्योंकि ये एक गुण के आधार पर है। इसलिए यदि हम यहाँ पर 3 रेस्ट पावर n है, यदि हम यहाँ पर रखते हैं 3 रेस्ट पावर n की जगह में 1 रखते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आती है 3 ही आती है। और यदि हम 2 गुण के आधार पर वर्गों की संख्या की गणना करते हैं तो हमने यहाँ पर फिर से रखा है वर्ग का क्रम, वर्ग और वर्गों की संख्या। शून्य क्रम में हमने पहले जैसा बताया कि n को रखा है, n जिसमें वर्गों की संख्या होगी 1। फिर प्रथम क्रम में, क्योंकि ये 2 गुणों वाला एट्रीब्यूट्स है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पर रखा है कैपिटल ए, अल्फा, कैपिटल बी और बीटा। इस तरह से हमारे पास प्रथम क्रम में 4 संख्या है, वर्गों की संख्या 4 है। द्वितीय क्रम में जब हमने उनका गुण संयोजन किया तो द्वितीय क्रम में हमें प्राप्त हुआ ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, बीटा, अल्फा, कैपिटल बी, अल्फा और बीटा।
इस तरह से हमको 4 गुणनफलयोग प्राप्त हुए हैं और वर्गों की संख्या टोटल 4 हुई। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 9। इसी तरह यदि हम यहाँ पर 3n में मान रखते हैं, यदि ये 2 गुण वाले हैं तो 3 के रेफ पावर में यदि हम 2 रखते हैं, मान रखते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 9।